तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, जो कल का टॉपिक था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज का टॉपिक तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि और जो कल आपका पढ़ने जा रहे हो वो आपका लाइब्रेरी, यानी कि 3-4 टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं लगातार, यानी कि यूनिट 2 में सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या था? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। आज क्या है? लाइब्रेरी के क्या नाम, कानून है सारे के सारे, डिलीवरी बुक एक्ट है। ये कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी साइंस में आपको लाइब्रेरी के पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बिना क्या, एक तरह से एक पेपर क्या माना जाता है, अधूरा सा माना जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान कर लेना। फिर आता है आपका 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज क्या पढ़ना है हमें? लाइब्रेरी लेगिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। ठीक है, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। फिर आगे क्या पढ़ना है? आगे जो टॉपिक है यानी कि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है तो इसलिए ध्यान रखना। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। ठीक है, और ये जो टॉपिक है यानी लिखा तो इसमें बाद में है, पर इसे आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें आता है, फिर आता है आपका द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़ पेपर एक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहली जो चीज़ें, जो सबसे पहला आपका लेगिस्लेशन यानी लाइब्रेरी लेगिस्लेशन, वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। और इसके जो लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी लेगिस्लेशन में जो कानून आए हैं वो सारे के सारे कब कब आए हैं, कौन कौन से ईयर में, हमें सबसे पहले वही जाननी है। तो चलिए टॉपिक को यानी दिल थाम के बैठ लीजिए आज का टॉपिक जो है, और एक तरह से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए 4 से 5 नंबर तक का टॉपिक है। और इसमें जो चीज़ें कही है, देखो UGC नेट ने इसको एक ही लाइन में पूरा क्या कर दिया, कवर कर दिया। पर हमारे लिए कितने टॉपिक हैं? एक टॉपिक, यानी कि पहले लेगिस्लेशन और क्या नाम उसके एक्ट जानना है स्टेट वाइज। फिर आपको जानना है प्रेस एंड जो बुक का एक्ट है। फिर उसके बाद क्या ना डिलीवरी बुक एक्ट जानना है। यानी कि 3 टॉपिक का मर्ज करके एक ही टॉपिक में दे दिया है इन्होंने। पर हम तीनों टॉपिक एक ही साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेबस को पूरा का पूरा सही मोड में लेके चलना है। अगर सही मोड पर नहीं लेके चले तो कहीं ना कहीं फिर वही हमारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। चलिए, तो सबसे पहले लेके चलते हैं लाइब्रेरी लेगिस्लेशन। तो लाइब्रेरी लेगिस्लेशन होता क्या है? यानी कि लाइब्रेरी आपसे लेगिस्लेशन के बारे में कोई पूछने लगे तो लाइब्रेरी लेगिस्लेशन क्या है? अगर एक शब्दों में कहूँ तो लाइब्रेरी लेगिस्लेशन एक कानून है, एक एक्ट है जो हमें क्या करता है, जो हमें संस्थान को मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, उसको इफ़ेक्टिवनेस करना, उसको पूरा का पूरा एक तरह से सिस्टम तरीके से क्या करता है, कानूनी तौर पर उसको डेवलप करने का, काम करने का बताता है। यानी कि हम अगर इंग्लिश में लेके चले, लाइब्रेरी लेगिस्लेशन इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिश, मेंटेन and development of effective public library system and the organization and the development of the rural and urban library। ठीक है, लिख लीजिए, लाइब्रेरी लेगिस्लेशन is an act to provide
for the establishment, maintained and development of effective public library system and the organization and development of a rural एंड अर्बन लाइब्रेरी, यानी कि एक कानून की पद्धति के द्वारा क्या करता है, लाइब्रेरी को डेवलप करने का काम करता है। जैसे आपके घर में कोई कानून चल रहा है या फिर आपके देश में कानून है, तो उसके बदौलत से क्या देश को डेवलप करा जाता है, उसकी जो चीज़ें हैं यानी गलत चीज़ जो है उसे नकारा जाता है और अच्छी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के यानी फ्रेमवर्क करने के और लीगली तौर पर हम उसे क्या करते हैं, पूरे इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। वो आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आएगा। मतलब चलिए अब जानते हैं स्टेट वाइज यानी कि लाइब्रेरी के जो कानून आए हैं उनके बारे में। यानी कि आपका दूसरा टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी आपकी लेजिस्लेशन इन स्टेट एक्ट। ठीक है, सबसे पहले यानी इन जो ये टेबल अभी बनाने जा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना एक तरह से, ये मान के चलिए, क्योंकि ये टेबल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे इस टेबल को मैं आपको दोबारा भी कराऊंगा और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आने वाला टॉपिक है, तो एक्स्ट्रा टॉपिक में ज़रूर डाल के मैं इसे कराऊंगा। पर अभी आप इसे लिख लीजिए, इस टेबल को बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। सबसे पहले आती है हमारे जो आता है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु एक्ट आया, वो आया 1948 में। फिर उसके बाद कौन सा आया, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश कब आया, 1960 में। उसके बाद कब आया, फिर आया कर्नाटक 1965 में। फिर आया आपका महाराष्ट्र कब आया, 1967 में। वेस्ट बंगाल कब आया, वेस्ट बंगाल आया आपका 1979 में। 7 नंबर कब आया, यानी कि केरल कब आया आपका, केरल आया आपका 1989 में। ठीक है, केरल के बाद आता है आपका 8 नंबर पर हरियाणा कब आया, 1989 में। उसके बाद आता है मिज़ोरम 1993 में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका गोवा, यानी कि गोवा कब आया, ये भी 1993 में है। इनमें ध्यान रखना, पहले मिज़ोरम है फिर गोवा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका गुजरात है आपका 2001 में। फिर इसके बाद क्या है, उड़ीसा, चलिए उसके बाद क्या है, उड़ीसा, यानी उड़ीसा आपका आ जाएगा 2001 यानी कि 2002। ठीक है, इसका ये बना जाता है।
फिर उड़ीसा के बाद यानी कि नंबर आ जाएगा 13 नंबर में आपका आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ये कब आएगा? 2005 में। फिर आता है 14 नंबर, यानी कि आपका 14 नंबर आपका आ जाता है राजस्थान। और राजस्थान वाले पेपर में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान वाले जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखना। राजस्थान के बाद आता है आपका 15 नंबर, यानी 15 नंबर में आता है आपका यूपी, यानी यूपी में आता है 2006। फिर आता है यानी कि 16 नंबर आपका आता है लक्षद्वीप 2007 में। उसके बाद क्या आता है? लक्षद्वीप के बाद आता है आपका बिहार, ये हो गया 2008। फिर इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ 2008। और लास्ट आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। याद कर लेना, लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। कब है? 2009 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपका अगर सेस वाले जो पूछा जाए, देखो सेस वाला अभी जो केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था सबने गलत करा था, तो सेस वाला ध्यान रखना। सबसे एक तो पहला नंबर यानी कि आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक, ये ऊपर के तीन हो जाएंगे, फिर केरल और हरियाणा, यानी कि ये सारे के सारे स्टेट जो है नीचे की तरफ हैं, आपको पता है। और हरियाणा कहाँ है? एक ऊपर है, यानी हरियाणा आपका यानी दिल्ली के साइड में, एक हरियाणा को छोड़ के सारे उधर की तरफ है जिसमें सेस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी कि फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जो चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंदर। अब दूसरा टॉपिक क्या है? द प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट। ये जो कानून है, देखो सीधी बात यह ध्यान रखना कि जितने भी ये कानून है ना, ये कानून चले हुए हैं अंग्रेज़ों के टाइम के। कब के चले हुए हैं? अंग्रेज़ों के टाइम के। और मॉडिफिकेशन हुए, यानी कि मॉडिफिकेशन क्या, इनको आज़ादी के बाद बस ईयर चेंज करके संशोधित रूप से क्या दिया, बस भारतवर्ष जोड़कर चीज़ों को ऐड कर आपके सामने रख दिए, और कोई चीज़ नहीं हुई है इन सब में। तो चलिए चलते हैं। तो ये क्या है? यानी कि जो भारतीय प्रेस परिषद का जो एक क्या है, एक संवैधानिक क्या है, प्रावधान है, जिसके अंतर्गत संसद के एक अधिनियम में प्रेस परिषद अधिनियम 1977 के तहत वर्ष 1979 में क्या करा, भारतीय समाचार पत्र और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखने के लिए उन्हें सुधार करने का, प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए क्या करा, प्रावधान किया। पहली बार इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 2, यानी कि अधिनियम जो आया था 1955 में आया था। इसके तहत क्या करा, इसमें उद्देश्य यानी 2 उद्देश्यों के लिए क्या गया था। पहला था, हालांकि यानी कि जो 1965 था और 1975 था, आपातकाल के दौरान, यानी इस टाइम पे क्या लगी थी, आपातकाल लगी थी। आपातकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, यानी कि ये कर दिया था, निरस्त कर दिया गया था। फिर प्रेस परिषद की समाप्त कर दिया गया। फिर एक तरह से अधिनियम 65 के आधार पर एक ऐसा नया अधिनियम बनाया गया जिसको हम क्या जानते हैं, प्रेस एक्ट 19, यानी कि जिसे हम क्या जानते हैं, 1979। किसके नाम से जानते हैं? 1979। और लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेस परिषद अधिनियम
1978। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूँ। देखो, पहले आपने सबने सुना होगा, चाहे आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे कि जो क्या है ब्रिटिश जो लोग थे और जो राजा महाराजा थे। देखो, राजा महाराजा तो क्या थे, जो किताबें वो लिखवाते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये इतिहास मिल रहा है, इतिहास का स्टूडेंट है वो डीपली जानता है कि हर राजा, जैसे कि आप राजा बन गए तो क्या आप अपनी बुराई लिखवा दोगे उससे, लेखक से कहेंगे कि ये जी मेरी बुराई लिख दे, जिससे क्या नाम अगले आदमी को पता चले कि ये बुराई चीज़ लिख रहा है। तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, यानी हिस्टोरिकल जो आपके स्रोत है उनको एनालाइज ऐसे नहीं करा जाता। आप सोचते हो कि एक अकबर का उठा लिया, एनालाइज कर लिया, सारी चीज़ें नहीं। जो उसके समकालीन 3-4 राजा रहे हैं, चाहे उसके पड़ोसी रहा हो चाहे उसका दुश्मन रहा हो, उनके क्या करते हैं, उनके स्रोतों को सारों को देखते हैं, उनसे पता लगाते हैं कि ये कितना क्रूर रहा होगा, इतना ये सब चीज़ें रही होंगी। तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। क्योंकि आप ही मान के चलो, आप राजा हो तो आप अपनी अच्छी बातें तो लिखवाओगे, बुरी बात तो लिखवाओगे नहीं। तो वही सब चीज़, यानी ऐसे ही क्या था, जो अंग्रेज थे, यानी पहले क्या करा, जो हमारे जो क्रूर राजा थे उन्होंने इस तरह काम किया। फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने प्रेस यानी कि एक क्या कर दिया, जो न्यूज़पेपर था, यानी कि प्रेस एंड रेगुलेशन बुक एक्ट के दरमियान, यानी कि उसके ज़रिए इन्होंने क्या कर दिया, जो फ्री स्पीच, जो आज के टाइम पर प्रेस को चौथा खंभा कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। आपको सबको पता होगा कि प्रेस को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा खंभा। अब चौथा खंभा कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसे आज़ादी है, कि समाज में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही समाज को एक आईना दिखाने का कहा गया है। पर पहले ऐसा नहीं था, इसलिए जो ये कानून है प्रेस एक्ट 1876, यानी कि सीधे ये बात मान के चलो, जिस टाइम पे 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद क्या हो गए थे, कानून बहुत सारे चेंज हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था, जो भी व्यक्ति क्या है, प्रेस यानी कि एक तरह से न्यूज़पेपर छाप रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पर यानी कि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ गलत छाप रहा है तो उसे दंड का प्रावधान था। और दंड के प्रावधान के चक्कर में ही जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, प्रेस को क्या दिया गया, आज़ादी दी गई। और आज़ादी देने का ये जो एक्ट आया था हमारा, प्रेस परिषद अधिनियम 1978, इसमें क्या प्रावधान करा था, फ्री स्पीच, यानी कि फ्री स्पीच का प्रावधान किया था। और न्यूज़पेपर को क्या करा गया था, न्यूज़पेपर और जो ये सब चीज़ थी उन्हें क्या करा गया था, न्यूज़पेपर और जो आपका बुक एवरी बुक, यानी एवरी बुक जो रेगुलेशन एक्ट था वो आपका एक रेगुलेटरी एक्ट के तौर पर बना दिया गया, जिसमें क्या करा गया, आप चीज़ों को लिखो, चीज़ों को समाज के सामने लाओ, पर शर्त ये थी, आज भी शर्त ये, आपने देखा होगा कि कभी भी जो न्यूज़पेपर है, यानी कि जो गलत चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान के चलते हैं हमारे समाज में जैसे पोर्नोग्राफी गलत चीज़ है, और मान के चलिए जो यानी हिंसा है वो गलत चीज़ है, हिंसा के बारे में लिखता है, पत्रकारिता में हिंसा के बारे में लिखता है, पर आपको देखा होगा कि हिंसा के बारे में वो ब्लर करके लिखता है। यानी कि ब्लर कैसे करके लिखता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में कोई भी कत्ल की घटना होती है तो वो क्या करता है, ब्लर करके दिखाता है। तो वैसे ही न्यूज़पेपर में होता है, वैसे ही यानी कि समाज को आपको यानी कि समाज को क्या है, यानी कि समाज को समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में भी बताना है आपको प्रेस एक्ट में, और आपको उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि गलत उद्देश्य या गलत हिंसात्मक चीज़ें क्या है ना पहुँचे, जिससे क्या हो, भीड़ आक्रामक हो, देश में क्या हो, दंगे फसाद हो जाए, इस तरह की चीज़ नहीं हो। प्रेस एक्ट क्या कहता है, ये सब चीज़ें कहता है आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई कि प्रेस एक्ट क्या कहता है। ये प्रेस एक्ट ये सारी बातें को लेके चलता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी प्रेस एक्ट के बारे में आप समझ गए कि प्रेस एक्ट क्या कह रहा है। प्रेस एक्ट ये सब चीज़ें आपकी बता रहा है कि प्रेस एक्ट में ये चीज़ थी, मेन चीज़ थी जो आपसे
पूछी जाती हैं। और अगर आपसे वो पूछा जाए कि वो प्रेस एंड रेगुलेशन बुक एक्ट क्या है, देखो अगर पुराने वाला पूछा जाए प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आया कहाँ से है, तो ये है रेगुलेशन एक्ट, बुक एक्ट 1867, ध्यान रखना। और 1867 का मैं डेट बताता हूँ, इसमें 22 मार्च 1867। उसमें क्या था, इसमें आया था प्रेस एंड न्यूज़पेपर की क्या आई थी, कॉपियों के बारे में था, ठीक है, प्रिंटिंग और उसके ये सब चीज़ें बारे में था। टाइटल के बारे में बताया था कि इसमें शॉर्ट टाइटल होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, गैजेट होनी चाहिए, लीगल ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी आई थी। फिर आपका जितने यानी सारी चीज़ें थी, गैजेट वैजेट पेपर वेपर थे, किस तरह से छापने, किस तरह से डिवीज़न, किस तरह से तहसील के बारे में क्या, यानी सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया था। और वही आते आते यानी कि वही अंग्रेज़ों ने जो करा गया था, अंग्रेज़ों ने जो प्रावधान किया था वो अपने हिसाब से करा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो फिर इंडिया के हिसाब से हुआ। तो ये था आपका प्रेस एक्ट, मेनली ये डेट पूछी जाती है, ये जो है 1867 के हिसाब से, 1867, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लास्ट पॉइंट सबसे एक तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो पॉइंट था यानी कि प्रेस एक्ट इतना खास नहीं है, प्रेस एक्ट में तो चल जाता है, पर प्रेस एक्ट के बाद आपका जो आता है वो है द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़ पेपर एक्ट, ठीक है। ये आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत बार करा चुका है, यानी कि मैंने क्या करा चुका है इस क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक को बहुत बार करा चुका है। हर बार जाता आपको कहीं ना कहीं मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि क्या थे। चलिए अब इसे समझते हैं, यानी कि अब समझने के लिए आपके पास है डिलीवरी बुक एक्ट। देखो सबसे पहली कहानी आती है डिलीवरी बुक एक्ट आया कब, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आया कब, तो ये आया था आपका 1954 में। क्या आया था 1954 में। और इसमें क्या था, ये ऐसा अधिनियम है जिसके तहत भारत में कोई भी प्रकाशन, कोई भी XYZ कोई भी प्रकाशन, जो भी प्रकाशन यानी क्या करेगा, किताब छापेगा, उसे क्या करना है 4 कॉपियाँ, यानी कि 4 कॉपियाँ जो है उसे यानी कि आपकी जो लाइब्रेरी है, यानी कि जो आपकी डेपोजिटरी लाइब्रेरी है वहाँ पर क्या करना है, भेजना है। चलिए इसे लिख भी देता हूँ मैं, ये है, इसमें या इस अधिनियम में, इस अधिनियम में भारत के सभी प्रकाशित बोल रहा हूँ, सभी प्रकाशन प्रकाशित भी छोड़ दीजिए, पब्लिशर लिख देते हैं सीधे पब्लिशर, ठीक है। यानी कि इस अधिनियम में भारत के सभी पब्लिशर को अपनी बुक की 4 प्रति या 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी में भेजने का प्रावधान किया गया है। अब वो लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं, 4 लाइब्रेरी आपको पता होनी चाहिए, 4 लाइब्रेरी कौन कौन सी है।
मैंने आपको बताया था 3 भाई, यानी कि 3 भाई एक साथ पैदा हुए, 3 भाई एक साथ पैदा हुए, यानी मतलब एक एक साल का अंदर है, तो उन्हें एक साथ राजपाट मिलेगा। अब एक साथ राजपाट मिलेगा तो सबसे पहले ध्यान कर लेना, और ये तीनों के तीनों एक ही जगह की लाइब्रेरी है, यानी कि एक आसपास पड़ोस की लाइब्रेरी है। तो सबसे पहले आएगी आपकी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ये 1804, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपकी, मुंबई के बाद आएगी आपकी कोनेमेरी पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई, 1890, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। इसके बाद क्या आती है आपकी दिल्ली लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपके आ जाएगी 1951 में, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गई, तीनों का नाम लिख लेना पहले, यानी कि सीधे सीधे आपको अगर पेज पे लेके चले, पहली आपकी आ जाती है मुंबई, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाती है चेन्नई, और तीसरे नंबर पे आती है कोलकाता, और चौथे नंबर पे आती है आपकी दिल्ली, ठीक है। ये आपकी डेपोजिटरी लाइब्रेरी है। अब ये जो ऊपर की 3 मैंने अलग इसलिए लिखी है कि इनको डेपोजिटरी लाइब्रेरी, यानी डेपोजिटरी लाइब्रेरी का जो दर्जा था वो कब मिला, वो मिला था हमारे 1955 में, यानी कि 3 भाई एक साथ, यानी तीनों भाइयों को एक साथ राजपाट की जो कहानी मैं हर बार बताता हूँ वो ये है, यानी 1955 में डेपोजिटरी लाइब्रेरी का जो हमारा क्या है, 3 लाइब्रेरी को जो क्या मिला था, खिताब मिला था, वो 1955 में मिला था। और जो आपकी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी उसे मिला था 1982 में, यानी कि याद कर लेना 3 भाई एक साथ राजपाट में चले गए, और चौथा भाई, यानी जब चौथा भाई पैदा हुआ तो उसे बाद में मिलेगा राजपाट, तो वही कहानी आपकी ये कहानी है, ठीक है। यानी कि बाद में क्या मिलेगा, बाद में उसे राजपाट मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या कहना है, यानी कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका कहना है, नेक्स्ट पेज लेते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कहना है कि भारत में कोई भी पब्लिशर जो है, पब्लिशर लिख रहा हूँ, पब्लिशर जो क्या है इन 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी में, यानी कि 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी में बुक या पत्रिका भेजने की समय सीमा 30 दिन है, यानी 30 दिन निर्धारित करी गई, 30 दिन में आपको क्या करनी है, किताब को भेज देना है यहाँ पर इनके पास, ठीक है। और कहाँ कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, और बताओ कौन कौन सी है आपके सामने, फिर दोबारा दिखा देते हैं, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता एंड दिल्ली, यहाँ आपको भेज देंगे, ठीक है। फिर क्या कहता है, यानी कि इसका जो, यानी कि 54 पढ़ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिलीवरी बुक एक्ट कब आया तो 54, डिलीवरी बुक संशोधन कब आया तो 56, यानी 2 साल बाद इसका संशोधन आया था। मैं एक एक चीज़ एक एक पेज पे लिख रहा हूँ, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में संशोधन
ये सारी चीज़ें लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संशोधन 1956 में किया गया था। इसमें बुक यानी पुस्तक के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों को भी जोड़ा गया था। ठीक है, क्या किससे जोड़ा गया था? इन्हें भी जोड़ा गया था। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिलीवरी बुक एक्ट 1954 कहते हैं जो यानी कि पत्र एक तरह से राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती हैं। देखो जितने भी सारी चीज़ें आपकी एक तरह से जो भी किताबें आती हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती है, उनके क्या है, उनका क्या है, ग्रंथ सूची। उनकी ग्रंथ सूची का प्रकाशन का दायित्व किसे मिला है? कलकत्ता को मिला है। ये ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत जो प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय लाइब्रेरी में आती हैं, उनकी ग्रंथ सूची का प्रकाशन का दायित्व राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1958 का है। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता चल गया कि किसका है, इसका है, कि कोलकाता का इसका है। और अब क्या कहते हैं, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट में, यानी इसमें आपको पता ही है पहले 3 थी और आखिरी में क्या है, दिल्ली को ऐड करा गया। ये आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट एक तो ये है, मैं आपको नेक्स्ट एक अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है, लिख लो इसे। चाहे भाई देखो राइटिंग थोड़ी बहुत मेरी आजकल गंदी हो ही रही है, क्योंकि एक तो हाथ में पता नहीं क्या यानी कि सन सी रहती है, तो उसमें दिक्कत उस वजह से रहती है, और थोड़ा जल्दीबाजी में लिखने उस वजह से, क्योंकि जब फीवर हुआ था तब से हाथों में झंझनाहट सी रहती है। दूसरा ये, तीसरा क्या है, ये तीसरा पॉइंट ये, और तीनों पॉइंटों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, आप जो सोचोगे। चौथा ये और 5वां ये, इन यानी कि 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। 5 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका देखो EMRS का पेपर ले लो, KVS का पेपर ले लो, NVS का पेपर ले लो, DSSB में तो अभी पूछा गया है, जो अभी पेपर हुआ है जिसके आंसर की आई है। और आपका राजस्थान का पेपर ले लो, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी का ले लो, राजस्थान सेकंड ग्रेड का ले लो, थर्ड ग्रेड का ले लो, MP का ले लो, ISRO का ले लो। कोई भी पेपर उठा के देखोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके ऐसे बच्चों खेल नहीं है, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है। देखो अगर किसी ने भी टॉपिक ये पढ़ाया और सही पढ़ाया, पहली बात तो सही पढ़ाया सबने, ठीक है, जितने भी कोई भी देखो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई टीचर 1 मिनट में चीज़ों को पढ़ाया था, कोई क्या है एग्जाम्पल दे के पढ़ाता है, कोई क्या है ना थ्योरी बेस्ड कराता है, कोई एग्जाम्पल, यानी कि पढ़ा तो सब सही रहे, ठीक है, उसमें कमी नहीं है। कमी क्या है, कोई बस ये है कि सब चीज़ यानी बहुत सारे टीचर क्या पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं, कुछ यानी जो मेन चीज़ है वो एक तरह से वो उनको क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि ये मेन चीज़ है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो अच्छी बात है उनकी, पर एक तरह से ये करना चाहिए कि स्टूडेंट को ये बता देना चाहिए कि ये मेन चीज़, जैसे ये है कि 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट।
आगे भी ये आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, यानी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जो स्टूडेंट तैयारी करें यूजीसी नेट की, वो प्रीवियस ईयर के पेपर करना शुरू कर दें। प्रीवियस ईयर के पेपर के बिना कुछ नहीं है, पास होना मुश्किल हो जाएगा आप सभी का। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ तो भैया मेरे इससे वो छोड़ दो कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। कोई भी किताब उठाओ, पेपर करो, और पेपर का ऐसा करो कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद हो जाए, इस तरह पे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।